क्या आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन चाहे वो क्लास 10th के हों या फिर क्लास 12th के हों, उसमें एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है स्टडी स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान का, अप्रोच का। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना सिर्फ एक प्रैक्टिस का गेम नहीं है, ये स्ट्रैटेजी का गेम है। एंड इसीलिए एग्जाम्स की तैयारी जो बच्चे स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं वही लोग टॉपर्स बनते हैं। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है मैं आपको टॉपर बनने में हेल्प करूंगी। हाय, मेरा नाम है ज़ेबा नूर एंड वेलकम बैक टू योर सेफ स्पेस टू मेक योर इंग्लिश बेटर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का 2025 टू 26 का जो सैम्पल पेपर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। हम सिर्फ आंसर्स को नहीं समझेंगे, हम एग्जामिनर की सोच को डिकोड करेंगे। हम लोग अपनी आंसर शीट के लिए राइटिंग स्ट्रैटेजीज को समझेंगे और हम इसको इतने अच्छे से, इतने इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि आप अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजाइज कर पाओ, अपना टाइम मैनेजमेंट सीख पाओ एंड कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अपीयर हो पाओ। और हाँ, एक ही वीडियो में पूरा सैम्पल पेपर 1.5-2 घंटे में सॉल्व करने के बजाय इस वीडियो को मैं 4 पार्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये क्योंकि फर्स्ट पार्ट है, इस वीडियो में हम सेक्शन ए रीडिंग को कवर करने वाले हैं। ये वो सेक्शन है जहां आप मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम टाइम में कवर कर सकते हो और मैं आपको बताऊंगी कैसे। रीडिंग सेक्शन वो सेक्शन है जो आपके पेपर का पूरा टोन सेट करता है और एग्जामिनर की नज़र में आपका एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है। अगर यहाँ पे स्ट्रैटेजी गलत हो गई तो समझ लो पूरा पेपर हिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो बिलीव मी, आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब आप रीडिंग सेक्शन को फोकस के साथ अच्छे से सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आगे के सेक्शंस को अच्छे से करने के लिए। आपका ओवरऑल पेपर बिना पैनिक के बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। And then you come out of the exam hall with confidence, with a smiling face, and that's what is more important than anything in life. So next what you're going to see is how to download these sample papers first, and जब sample paper आप download कर लेंगे then you will be on to my laptop's screen where I will be teaching you how to read passage properly, how to analyze the meaning of each passage and how to find answers, and then how to frame those answers into proper answers as per the marks allotted. तो सबसे पहले सीबीएसई के सैम्पल पेपर को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को जाना है cbseacademic.nic.in पर। तो जब आप cbseacademic.nic.in टाइप करेंगे, इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा जिसके बाद आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 25-26 वाले ईयर में सिलेक्ट करना है अपना क्लास 10th या 12th एंड अपना जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए उस सब्जेक्ट के SQP यानी सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे आपको क्लिक करना है एंड ये आ गया आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो ये रहा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का कोड नंबर 184 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th 2025 टू 26। टाइम हमारे पास है 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स हैं 80 एंड अगर अभी तो क्योंकि हाफ ईयरलीज भी नहीं हुए हैं, जस्ट इन केस आपको लगे कि मेरा अभी कोर्स कंप्लीटेड नहीं है, मैं इसको देखकर क्या करूँ, ये सॉल्व करके क्या करूँ, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कीप प्रिपेयरिंग, यू हैव टू टेस्ट, यू हैव टू वॉच दिस एंटायर वीडियो एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट एटलीस्ट वंस। आप लिटरेचर सेक्शन छोड़ दीजिए, बट बाकी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आपको ग्रामर में बहुत कुछ आता है एंड राइट पैसेज ऑलरेडी हमेशा क्योंकि ऑन द स्पॉट ही आते हैं। और बची बात राइटिंग सेक्शन और ग्रामर की, उसमें आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे कि किस चीज़ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। एंड लिटरेचर से भी अगर आप ध्यान से देख लेंगे ना, भले आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े हो, आपको ये समझ में आएगा कि किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट हैं। तो जल्दी से इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में 11 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है और एक्चुअल में 11 क्वेश्चंस नहीं, ये 11 मेजर क्वेश्चंस हैं। हर इन 11 क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी सारे सब सेक्शंस हैं, सब क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग एंड सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स देखते हैं जो कि 20 मार्क्स का है एंड ये आ गया पहला पैसेज जो कि 10 मार्क्स का है। इसका मतलब है कि जो हमारे सेक्शन ए है उसमें हमारे पास 10 मार्क्स के 2 पैसेजेस हैं। So let us start reading the passage. The growing preference for indigenous craft items is a welcome trend in today's globalized world where mass-produced goods often dominate markets. तो ये पैराग्राफ बोल रहा है कि हमारे आजकल के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स का काफ़ी प्रेफरेंस ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है एंड ये काफ़ी वेलकम ट्रेंड है। मतलब ये काफ़ी
ये ट्रेंड काफ़ी वेलकम किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, क्योंकि आज के हमारे दौर के मार्केट्स में मास प्रोड्यूस गुड्स काफ़ी हद तक डोमिनेट कर रही हैं। मतलब हमारी मार्केट में जिस भी किस्म का आइटम आता है वो बहुत ही मशीन मेड होता है एंड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेम काइंड ऑफ पीसेस होते हैं। यूनिकनेस खत्म होती जा रही है। इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स का मतलब होता है हैंड क्राफ्टेड या हैंडी क्राफ्ट आइटम्स। These handcrafted products, rooted in the cultural and artistic traditions of their region, offer more than just aesthetic appeal. अब हमसे बोल रहे हैं कि ये हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स जो एक्चुअल में अलग अलग जगहों के कल्चर और आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस में अपनी जड़ें रखते हैं, वहाँ से रूटेड होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती नहीं, उससे कहीं ज़्यादा ऑफर करते हैं। क्या ऑफर करते हैं? दे सिंबलाइज सस्टेनेबिलिटी, सपोर्ट लोकल इकोनॉमीज एंड प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज। ये हैंडक्राफ्टेड आइटम्स सस्टेनेबिलिटी को सिंबलाइज करते हैं, लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट करते हैं और अलग अलग कम्युनिटीज की हेरिटेज यानी सभ्यता को प्रिजर्व करते हैं, सेव करते हैं। तो पढ़ते हैं पैराग्राफ 2, जिसमें हमें ये दे रखा है कि सस्टेनेबिलिटी को कैसे सिंबलाइज किया गया है। One of the primary reasons for choosing indigenous crafts is their eco-friendliness. कि indigenous crafts को choose करने का one of the main reasons जो होता है वो उनकी eco-friendliness होती है। Unlike factory-made products, most traditional crafts are created using natural, locally sourced materials. फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स की बजाय जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? वो नेचुरल, लोकली सोर्स्ड मटेरियल्स से बनाए जाते हैं। आर्टिजन्स यानी कि कारीगर ऑफन एम्प्लॉय टाइम टेस्टेड मेथड्स दैट मिनिमाइज वेस्ट एंड अवॉइड हार्मफुल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। और ये जो कारीगर हैं वो अपने काम में टाइम टेस्टेड मतलब वक्त के साथ आजमाए हुए, सीखे हुए, टेस्टेड मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिससे कि कम से कम वेस्ट जनरेशन हो और हार्मफुल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो है वो अवॉइड हो सकें। फॉर एग्जाम्पल, पॉटरी मेड फ्रॉम लोकल क्ले, हैंड वोवन टेक्सटाइल यूजिंग ऑर्गेनिक डाइज एंड बैम्बू बेस्ड क्राफ्ट्स all have a much lower environmental footprint compared to their machine made counterparts. तो एग्जाम्पल के तौर पे हमसे बोल रहे हैं कि वो पॉटरी जो कि लोकल क्ले से बनाई जाती है, वो हैंड वोवन हाथ से बुना हुआ कपड़ा और उसको फिर ऑर्गेनिक डाइज से डाई किया जाना, बैम्बू बेस्ड क्राफ्ट, इन सब का हमारे एनवायरनमेंट पे काफ़ी कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एज कम्पेयर टू यही सेम प्रोडक्ट्स जो कि मशीन मेड बनाए जाते हैं। काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है इसके ऑपोजिट। सो ये हैंडक्राफ्टेड आइटम्स की यहाँ बात हो रही है ना, तो यहाँ मशीन मेड काउंटर पार्ट्स का मतलब है कि इन हैंडी क्राफ्ट आइटम के ऑपोजिट। तो जो मशीन मेड काउंटर पार्ट्स होते हैं उनमें इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सा वेस्ट जनरेशन होता है, स्मोक होता है, पोल्यूशन होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं। सो जो काम टाइम टेस्टेड मेथड्स के थ्रू जो आर्टिजन्स करते हैं उसमें वेस्ट का काफ़ी हद तक मिनिमाइजेशन होता है और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू देयर मशीन मेड मास प्रोड्यूस्ड आइटम्स। ठीक है, बाय ऑप्टिंग फॉर दीज आइटम्स कंज्यूमर्स इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। और इन आइटम्स को खरीद कर हम जैसे कंज्यूमर्स इनडायरेक्टली पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक साथ देते हैं और हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को जारी रखने में भी मदद करते हैं। तो आपने देखा ये जो पूरा पैराग्राफ था इसने कैसे बात करी कि हमारे जो हैंडक्राफ्टेड आइटम्स हैं वो सिंबलाइज करते हैं सस्टेनेबिलिटी को, जैसा कि फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा था। अब थर्ड पैराग्राफ बात करेगा कि कैसे लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट करते हैं इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स। तो पढ़ते हैं, सपोर्टिंग इंडिजिनस क्राफ्ट्स ऑल्सो स्ट्रेंथन्स लोकल इकोनॉमीज। इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स को सपोर्ट करने से हम लोकल इकोनॉमीज का भी साथ देते हैं। Many artisans depend solely on their craft for livelihood, often working in small communities where opportunities for other forms of employment are limited. काफ़ी कारीगर, काफ़ी आर्टिजन्स जो होते हैं वो completely अपने काम, अपने क्राफ्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खाने कमाने के लिए। एंड ये लोग यूजुअली बहुत छोटी कम्युनिटीज़ में काम करते हैं जहाँ पर और किस्म के एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड होती हैं। When people purchase their products, it provides a direct income to these artisans, empowering them and encouraging their craftsmanship. तो जब हम जैसे लोग इन जैसे लोगों से डायरेक्टली प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनको एक डायरेक्ट इनकम प्रोवाइड हो पाती है। उससे क्या होता है, उनकी क्राफ्ट्समैनशिप को और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है और हम उन्हें एम्पावर करते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। Initiatives like fair trade further ensure
that artisans receive fair wages, fostering economic stability within their communities. और फिर ऐसे इनिशिएटिव जैसे फेयर ट्रेड के प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो फर्दर इस बात का ख्याल रखते हैं कि आर्टिजन्स को फेयर अमाउंट ऑफ वेजेस मिले, उनके अपने काम के लिए जायज़ पैसा मिले. इससे उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर और हद तक फॉस्टर की जाती हैं. फेयर ट्रेड से एक्सप्लॉयटेशन उन लोगों का कम होता है. एंड लास्टली ऊपर बोला था प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज. तो देखते हैं कि इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स कैसे डाइवर्स कम्युनिटीज के हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं. Moreover, indigenous craft items help preserve cultural heritage. Every handcrafted product carries a story, a glimpse into the traditions, beliefs and skills passed down through generations. तो आप बोल रहे हैं कि इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स और भी ज़्यादा हेल्प करते हैं कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में. हर हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट के पीछे एक कहानी छुपी होती है, उनके ट्रेडिशंस, बिलीव्स या स्किल्स की भी एक झलक होती है जो कि जनरेशंस दर जनरेशंस एक आर्टिजन को मिले हैं. In India, whether it's paintings, terracotta jewelry, sculptures, Athangudi tiles, mudwork frames or many others, each item reflects the unique identity of its region. कि इंडिया में चाहे वो पेंटिंग्स हों, चाहे वो टेराकोटा ज्वेलरी हों या स्कल्पचर्स हों या अथानगुड़ी टाइल्स. अथानगुड़ी टाइल्स क्या होते हैं? तमिलनाडु के फेमस टाइल्स हैं ये. वहाँ पे मतलब हैंड क्राफ्टेड हर एक टाइल को यूनिकली मतलब हाथों से बनाया जाता है. हर टाइल देखने में चाहे सेम हो लेकिन अलग होता है, यूनिक होता है. मड वर्क फ्रेम्स या बहुत कुछ और, जैसे कि फरीदाबाद इज पॉपुलर फॉर इट्स बैंगल्स. तो हर एक जगह, हर एक रीजन अपने एक ऐसे जनरेशनल काम के लिए, ट्रेडिशनल काम के लिए जाना जाता है जो कि जनरेशन्स को अपने बाप दादाओं से, अपने एंसेस्टर्स से टाइम टेस्टेड मेथड्स के थ्रू साल दर साल के एक्सपीरियंस के बाद मिला है. एंड बहुत से ट्रेडिशंस, बहुत से बिलीव्स, बहुत सी स्किल्स उसमें रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं हर आइटम में. एंड इसीलिए हर आइटम की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है. By choosing these crafts, people not only appreciate the artistry but also help keep these traditions alive in an era where cultural homogenization threatens diversity. ठीक है, तो अब हमसे बोल रहे हैं कि ऐसे क्राफ्ट्स को चूज करके हम जैसे लोग सिर्फ आर्टिस्ट्री यानी कला को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं बट ऑल्सो हेल्प कीप दीज ट्रेडिशंस अलाइव, बल्कि हम ऐसे ट्रेडिशंस को भी जिंदा रखने में हेल्प करते हैं. इन एन एरा वेयर कल्चरल होमोजेनाइजेशन थ्रेटन्स डाइवर्सिटी. हम आज के ऐसे दौर में जहाँ कल्चरल होमोजेनाइजेशन ने डाइवर्सिटी को बहुत हद तक खतरे में डाल दिया है, हम ऐसे ट्रेडिशंस को अलाइव रख पाते हैं. अब कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है कि वर्ल्ड की अलग अलग हर जगह की एक अपनी आइडेंटिटी काफ़ी हद तक जनरलाइज हो गई है. हर जगह की अपनी एक पहचान हुआ करती थी, फ्रॉम इधर विद फूड और इधर फ्रॉम क्लोथिंग पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे कि जापान वाज नोन फॉर इट्स किमोनोज या फिर इंडिया वाज मोर पॉपुलर फॉर इट्स कुर्ती सूट्स एंड इट्स साड़ीज. उसमें भी साड़ीज हर जगह की अलग होती थी. महाराष्ट्रन साड़ीज अलग होती थी, दिल्ली यूपी साइड की साड़ी अलग होती थी, नॉर्थ अलग होता था, साउथ अलग होता था. हर जगह की एक अपनी पहचान, अपना कल्चर होता था. बट आजकल कल्चरल होमोजेनाइजेशन ऐसा हो गया है कि जो भी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके या फिर जनरेशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस भी वजह से जो भी ट्रेंड्स फॉर्म अप हो रहे हैं वो जनरलाइज हो रहे हैं. अब आप देख लीजिए, मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस इन एनी नेगेटिव वे, बट अब यू विल नॉट सी कि अगर कोई इंडियन है तो एवरीवन इज टिपिकली वेयरिंग द इंडियन क्लोथ्स ओनली. अगर कोई जापानीज है ऐसा नहीं, एवरीवन इज वेयरिंग किमोनोज ओनली. मेजरली आई थिंक कल्चरल होमोजेनाइजेशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा डेनिम्स. आजकल मेन हो या विमेन हो, किसी भी कल्चर के हो, everyone is wearing jeans. It is something that has become so common that no matter which culture, which ethnicity you belong to, everyone is wearing jeans. Similarly, हर जगह की अपनी खाने की पहचान होती थी, but nowadays even if it's not Italy, pizza is available everywhere. Even if it's not China, Chinese food is available everywhere. Even Chinese are opting to love pizza and burgers. Even like Italians are beginning to love Indian items. बहुत सी जगह मतलब
एक फूड कल्चर को भी एक ऐसा कॉमन कर दिया गया है कि जो चीज़ है वो वर्ल्ड लेवल पे ज़्यादा डिस्कस होती है कि हाँ ठीक है ओवरऑल वर्ल्ड में इसका क्या, जैसे कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन में हम ये भी बोल सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एक इतनी ग्लोबलाइज्ड हो गई है कि जो अलग अलग एथनिसिटीज़ की अलग अलग डायलेक्ट्स होती थी वो भी बहुत जनरलाइज होके एक ही मेजर फॉर्म में आ रही है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये क्राफ्ट चूज करके हम आर्टिस्ट्री को ना कि सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं बल्कि हम ऐसे ट्रेडिशंस को भी जिंदा रख पाते हैं उस दौर में जिस दौर में डाइवर्सिटी लगभग कल्चरल होमोजेनाइजेशन की वजह से खत्म होने लगी है। इन एडिशन टू देयर इकोनॉमिक एंड कल्चरल वैल्यू इंडिजिनस क्राफ्ट्स एड अ पर्सनल टच टू होम्स एंड वार्डरोब्स। और अपनी इकोनॉमिक और कल्चरल वैल्यू के साथ साथ इंडिजिनस क्राफ्ट्स हमारे घरों को, हमारे वार्डरोब्स को काफ़ी पर्सनल टच भी देते हैं बिकॉज हर एक आइटम यूनिक होता है। लाइक मास प्रोड्यूस आइटम्स विच ऑफन लैक इंडिविजुअलिटी, हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स आर यूनिक। इट मास प्रोड्यूस्ड आइटम्स क्योंकि कंप्यूटराइज्ड मेड होते हैं या मशीन मेड होते हैं, वो सारे पीसेस बिल्कुल डिट्टो सेम होते हैं। सो उनमें कुछ इंडिविजुअलिटी, यूनिकनेस नहीं होती है। ईच पीस बेयर्स द इम्प्रिंट ऑफ द आर्टिजन्स एफर्ट, क्रिएटिविटी एंड डेडिकेशन, मेकिंग इट स्पेशल फॉर द बायर। हर इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम के पीस के अंदर एक आर्टिजन का एफर्ट, क्रिएटिविटी और डेडिकेशन छुपा होता है जो कि बायर के लिए उसको बहुत यूनिक बनाता है कि दिस इज द ओनली काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट आई एम बाइंग। ये जो वास मैं खरीद रही हूँ, ये जो ज्वेलरी पीस मैं खरीद रही हूँ, ये जो हैंड वोवन टेक्सटाइल आइटम रग मैं खरीद रही हूँ, ये इस जैसा दुनिया में किसी के पास डिट्टो नहीं है। दिस इज अ यूनिक आइटम दैट वाज ओनली एंड ओनली मेड फॉर मी। However, the preference for indigenous crafts requires sustained efforts to thrive. लेकिन ऐसे indigenous crafts की preference को आगे जारी रखने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए हम सबको मिलके sustained efforts लगाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंज्यूमर्स ऑल हैव रोल्स टू प्ले। चाहे गवर्नमेंट्स हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो या कंज्यूमर्स हो, सबके अपने अपने इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। पॉलिसीज दैट प्रमोट लोकल क्राफ्ट्समैनशिप, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू आर्टिजन्स एंड create global platforms for showcasing their work can boost the visibility and demand for these products. गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कि लोकल क्राफ्ट्समैनशिप इंप्रूव हो, प्रमोट हो, ट्रेनिंग्स को आर्टिजन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जानी चाहिए एंड क्रिएट ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। और आर्टिजन्स के लिए ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स बनाए जाने चाहिए जहां पर उनका काम वो दुनिया के अलग अलग लोगों को दिखा सकें एंड उन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ सके। ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहां फॉर एग्जांपल इंडिया के लोग मान लीजिए जापान का कुछ खरीदने में इंटरेस्टेड है, जापान की यूनिक कल्चर वाले लोग मे बी इंडोनेशियन आइटम्स में इंटरेस्टेड है, इंडोनेशिया वाले मे बी चाइनीज आइटम्स खरीद रहे हैं। मतलब देयर शुड बी अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहां सब किस्म के आर्टिजन्स अलग अलग कल्चर से आके अपने अपने प्रोडक्ट्स को बेचें एंड अपनी प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ता हुआ देखें। कंज्यूमर्स टू must actively seek out and invest in handmade crafts rather than opting for cheaper factory made alternatives. कंज्यूमर्स को भी एक्टिवली ढूंढते रहना चाहिए हैंडमेड क्राफ्ट आइटम्स को और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर सस्ता फैक्ट्री मेड ऑल्टरनेटिव्स। एंड चूजिंग इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स इज अ मीनिंगफुल स्टेप टुवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल एंड कल्चरली एनरिच्ड वर्ल्ड। इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स को चूज करके हम लोग एक कल्चरली रिच और एक बहुत ज्यादा सस्टेनेबल वर्ल्ड की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ ये पैसेज खत्म होता है। लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाई इज द ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स डिस्क्राइब्ड एज अ वेलकम ट्रेंड इन पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स का बढ़ता प्रेफरेंस को काफी वेलकम क्यों किया गया है। इसको देखिए हमने यहाँ पढ़ा था कि उसका जो वेलकम ट्रेंड हो रहा है आज के दौर में वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ रूटेड नहीं होते कल्चरल और आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस में ऐसे हैंडक्राफ्टेड आइटम्स, बल्कि वो दे ऑफर मोर देन जस्ट एस्थेटिक अपील। वो खूबसूरत के अलावा सस्टेनेबिलिटी को सिंबलाइज करते हैं, लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट करते हैं और अलग अलग कम्युनिटीज के हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं। तो आप जैसा भी आंसर देना चाहें आप अपनी लैंग्वेज में ईजी सा पैराग्राफ 1 से आंसर फॉर्म कर सकते हैं। But here's a sample answer that I've written for you. The growing preference for indigenous craft items is described as a welcome trend because it is not only aesthetically appealing but also symbolizes sustainability, supports local economies and preserves the heritage of diverse communities.
तो ये रहा आपका सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश 184 का सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस। इसकी स्क्रीनशॉट्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस डॉक्यूमेंट की लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, वहां से आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ कि अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1 द इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज एक्सेप्ट बीइंग। पैराग्राफ 1 में इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स में सारी क्वालिटीज होती हैं एक्सेप्ट इनमें से कोई एक क्वालिटी के। आप देखते हैं पहला क्या है कि वो हैंड क्राफ्टेड होती हैं। भाई ये तो क्वालिटी है ही, तो एक्सेप्ट तो हम सिलेक्ट कर नहीं सकते। रूटेड इन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हैंड इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम की ये तो क्वालिटी होती है ना, हमें वो क्वालिटी ढूंढनी है जो नहीं होती है। एस्थेटिक इन अपील, एस्थेटिक भी होते हैं। इजीली एक्सेसिबल वो नहीं होते हैं क्योंकि आजकल मास प्रोड्यूस्ड आइटम्स ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हैं। सो योर आंसर इज डी, इजीली एक्सेसिबल। उसके बाद क्वेश्चन 3 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। द यूजेज ऑफ लोकली सोर्स्ड मटेरियल्स मेक्स द इंडिजिनस क्राफ्ट्स। तो लोकली सोर्स मटेरियल्स का यूजेज इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स को कैसा बनाता है, ट्रेडिशनल या इको फ्रेंडली। जब लोकली सोर्स करेंगे तो क्या होगा, वो उनको सस्टेनेबल इको फ्रेंडली बना देगा। तो थर्ड का आंसर है इको फ्रेंडली। अब क्वेश्चन 4 कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फ्रॉम ए टू सी गिवन फॉर व्हाट द फ्रेज टाइम टेस्टेड मेथड सजेस्ट इन पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 में टाइम टेस्टेड मेथड्स, ये जो फ्रेज का यूज किया गया है, तो इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। पहला ऑप्शन कहता है कि आर्टिजन्स ट्रेडिशनल टेक्निक्स को काफ़ी साल दर साल रिफाइन करते हुए आ रहे हैं और फिर ये इफेक्टिव प्रूव किया गया है जनरेशन्स के जितनी जनरेशन्स बीतती गई वो टेक्निक्स और ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव होती गई। ये मुझे लग रहा है, लेकिन बी देखना ज़रूरी है। आर्टिजन्स यूज आउटडेटेड प्रैक्टिसेस, नहीं, आउटडेटेड प्रैक्टिसेस का तो कोई सीन ही नहीं है। दैट आर नो लॉन्गर रेलिवेंट इन टूडेज कमर्शियल मार्केट्स, ना तो हमें ये बताया गया है और ना ही ये कुछ ऐसा कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रू बैठ रहा है। थर्ड ऑप्शन कहता है आर्टिजन्स फॉलो टेक्निक्स दैट प्रायोरिटाइज स्पीड एंड मास प्रोडक्शंस, नहीं, आर्टिजन्स मास प्रोडक्शन एंड स्पीड पे ध्यान नहीं देते। तो फोर्थ का आंसर है ए, आर्टिजन्स यूज ट्रेडिशनल टेक्निक्स दैट हैव बीन रिफाइंड एंड प्रूवन इफेक्टिव ओवर जनरेशंस। तो इसका आंसर हमने लिख लिया है ए। अब बात करते हैं कंप्लीट द एनालॉजी बाय सेलेक्टिंग वन ऑफ द टू करेक्ट ऑप्शंस ए एंड बी। ए और बी में से कोई सा एक ऑप्शन आपको चुनना है। फेयर ट्रेड इज टू फेयर वेजेस, फेयर ट्रेड लीड्स टू फेयर वेजेस। तो कौन सी चीज अब किसको लीड करेगी, एम्प्लॉयमेंट से जॉब सिक्योरिटी मिलेगी या फिर मास प्रोडक्शन से रिड्यूस प्राइसेस मिलेंगे। सो पैराग्राफ 3 में बात किस चीज की हुई है, एम्प्लॉयमेंट की, जॉब सिक्योरिटी की बात हुई है। फेयर ट्रेड लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ऑल, तो एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है। मास प्रोडक्शन को अप्रिशिएट नहीं किया गया है। सो इसका आंसर है फिफ्थ का ए, एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी। फाइन। आप क्वेश्चन 6 देखते हैं। Why is supporting indigenous crafts considered an effective way to improve the economic conditions of small communities? पैराग्राफ 3 में इसका आंसर छुपा है कि इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स को सपोर्ट करने से कैसे स्मॉल कम्युनिटीज की इकोनॉमिक कंडीशंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका आंसर जो मैंने लिखा है वो ये है कि बाइंग इंडिजिनस क्राफ्ट्स हेल्प्स स्मॉल कम्युनिटीज बिकॉज इट गिव्स आर्टिजन्स मनी टू लिव एंड मेक्स देयर लोकल इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर। इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स खरीद के हम स्मॉल कम्युनिटीज की ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि हम आर्टिजन्स को जीने के लिए, एक लाइवलीहुड के लिए इनकम प्रोवाइड करवा सकते हैं। सेकेंडली हम उनकी लोकल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। आई हैव ट्राइड टू कीप माई आंसर्स एज ईजी एज पॉसिबल सो दैट अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा इंग्लिश से डर लगता है उनको भी ये आंसर्स लिखना, फॉर्म करना इजी लगे। बट इफ यू फील लाइक यू कैन राइट अ बेटर आंसर, प्लीज फील फ्री टू। यस, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। अब हमसे बोल रहे हैं पैराग्राफ 4 एंड 5 का मेन आइडिया इनमें से कौन सा है एंड आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यानी कि ए में पैराग्राफ 4 मान लीजिए ऑप्शन ए है, तो ए में अगर सेकंड और फोर्थ लगाया तो क्या सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो पैराग्राफ 4 का आइडिया है एंड फोर्थ वाला क्या पैराग्राफ 5 का आइडिया है, या फिर बी है फिफ्थ, यानी कि पैराग्राफ 4 का जो आइडिया है वो ये है और पैराग्राफ 5 का आइडिया ये वाला है। तो उसके लिए हम पहले पढ़ेंगे। पैराग्राफ 4 की बात करते हैं। पैराग्राफ 4 किस बारे में बात कर रहा है? पैराग्राफ 4 इस बारे में बात कर रहा है कि इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करता है। तो कल्चरल इंडिजिनस क्राफ्ट्स हेल्प्स प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। तो जो फर्स्ट लाइन में पैराग्राफ 4 की है वही हमारा फर्स्ट ऑप्शन निकला। लेकिन अभी हमें पैराग्राफ 5 का भी आइडिया देखना है।
तो कौन से पैराग्राफ 4 में फर्स्ट वाले का आंसर कहाँ है? सी में है, तो लाइकली जो हमारा आंसर है वो सी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें थर्ड ऑप्शन को भी एक बार चेक करना पड़ेगा। पहले जाके ऊपर पैराग्राफ 5 का मेन आइडिया चेक कर लेते हैं। पैराग्राफ 5 ने किस बारे में बात की थी वो देख लेते हैं। पैराग्राफ 5 ने बात की थी कि कल्चरल और इकोनॉमिक वैल्यू के साथ साथ ये भी इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स जो है वो पर्सनल टच ऐड करते हैं, एंड ऑल्सो हर पीस जो होता है वो एक आर्टिजन के एफर्ट, क्रिएटिविटी एंड डेडिकेशन को दिखाता है। सो लेट्स सी, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स लैक इंडिविजुअलिटी, नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं हुई है प्रोडक्ट पैराग्राफ 5 में। इंडिजिनस क्राफ्ट्स रिफ्लेक्ट द आर्टिजन्स क्रिएटिविटी, यस ये बात हुई थी। फिर भी देख लेते हैं फोर्थ, इंडिजिनस क्राफ्ट प्रमोट यूनिफॉर्मिटी, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं हुई थी। और कल्चरल होमोजेनाइजेशन की बात हुई थी, लेकिन पैराग्राफ 5 में नहीं हुई थी। सो फर्स्ट एंड थर्ड ही हमारे सही ऑप्शन हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे सी, फर्स्ट कॉमा थर्ड। सो आप इसका आंसर लिखेंगे सी, फर्स्ट कॉमा थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है वो पूछता है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर कंज्यूमर्स टू टेक एन एक्टिव रोल अलोंगसाइड गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन सस्टेनिंग इंडिजिनस क्राफ्ट्स। ये लास्ट पैराग्राफ में ये बात हुई थी कि हम लोगों के लिए एज कंज्यूमर्स इतना ही इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स को प्रमोट करना जितना गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। सो इसका आंसर हमने अभी डिस्कस किया ही था इस पैराग्राफ में। तो ये चीज़ तो हमने अभी ऊपर पढ़ी ही थी कि इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स खरीद के कंज्यूमर्स भी जो है वो एक सस्टेनेबल और कल्चरली रिच वर्ल्ड की तरफ एक मीनिंगफुल स्टेप ले सकते हैं। सो लेट्स सी द आंसर। This is what I've written. It is important for consumers to take an active role alongside the government and organizations in sustaining indigenous crafts because without buyers the demand for these products cannot grow. हमारे लिए consumers के लिए important है कि government और organizations के साथ साथ indigenous crafts को sustain करने में हम लोग एक active role निभाएं, क्योंकि बिना buyers के इन products की demand grow नहीं हो सकती है। By purchasing handmade items, consumers can directly support artisans, strengthen their livelihood, ensure sustainability and fair wages and keep cultural traditions alive. And ये overall जो हमने पढ़ा है ये उस पर बेस्ड है कि हैंडमेड आइटम्स खरीद के हम जैसे कंज्यूमर्स डायरेक्टली आर्टिजन्स को सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी लाइवलीहुड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी और फेयर वेजेस को इंश्योर कर सकते हैं, एंड कल्चरल ट्रेडिशंस को जिंदा रख सकते हैं। इफ यू फील लाइक आपको ये आंसर लंबा लग रहा है, यू कैन शॉर्टन इट अप, बट आई हैव ट्राइड टू टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट वाज टॉट टू अस एंड आई हैव ट्राइड टू रिटन दिस आंसर इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेक्शन ए रीडिंग के सेकंड पैसेज की तरफ, जो कि सिर्फ 4 पैराग्राफ्स का पैसेज है, बट इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा क्योंकि दोनों का ही मार्क्स वेटेज सेम है, दोनों पैसेजेस 10-10 मार्क्स ईच के हैं। तो पहला पैराग्राफ कहता है, अ रीसेंट स्टडी कंडक्टेड अक्रॉस 2 एज ग्रुप्स, स्टूडेंट्स एज्ड 10 to 12 and 13 to 16 explored their preferences for ballpoint and microtip pens for various writing activities such as note taking, examinations and personal writing. कि एक रिसेंटली हाल ही में एक स्टडी करी गई थी 2 एज ग्रुप्स के बच्चों पे, जिसमें एक स्टूडेंट ग्रुप था 10 से 12 साल का और दूसरा था 13 से 16 साल वाले बच्चों का। एंड ये स्टडी का पर्पज़ ये था कि जो स्टडी के रिसर्चर्स थे वो ये एक्सप्लोर करना चाहते थे कि बच्चों के जो प्रेफरेंसेस होते हैं बॉल पॉइंट पेन्स और माइक्रो टिप पेन्स को खरीदने के, वो क्या होते हैं एंड कैसे वो अलग अलग राइटिंग एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि नोट टेकिंग करने के टाइम, एग्जामिनेशंस के टाइम एंड पर्सनल राइटिंग करते टाइम बच्चे किस किस्म के पेन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। द स्टडी एम टू अंडरस्टैंड ट्रेंड्स इन राइटिंग हैबिट्स एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पेन सिलेक्शन अमंग स्टूडेंट्स। स्टडी का एम ये भी था कि बच्चों की जो राइटिंग हैबिट्स चेंज होती हुई आती हैं उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, और क्या क्या जो फैक्टर्स हैं जो जिससे बच्चों का पेन सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो इन्फ्लुएंस होता है। सेकेंड पैराग्राफ कहता है, द रिजल्ट्स रिवील डिस्टिंक्ट पैटर्न्स बेस्ड ऑन एज ग्रुप्स एंड राइटिंग पर्पसेस। और जब रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स में काफ़ी अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिले, अलग अलग एज ग्रुप्स में और अलग अलग राइटिंग पर्पसेस में। Among students aged 10 to 12, 65% preferred ballpoint pens for note taking, citing ease of use and affordability as key factors. जो बच्चे 10 से 12 साल के थे उनके बीच में 65% बच्चों ने बॉल पॉइंट पेन्स को चूज़ किया नोट टेकिंग के लिए, और उनका रीज़न कहना ये था कि ये पेन्स उनको बड़े आसान लगते हैं, इजी टू यूज़ लगते हैं एंड काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं।
However, 35% opted for micro tip pens, valuing their precision and smooth writing. लेकिन 10 से 12 साल वाले बच्चों में 35% रिमेनिंग बच्चों ने माइक्रो टिप पेन्स को प्रेफर किया, क्योंकि उनको लगता उनकी मतलब उनको अकॉर्डिंग टू देम उन पेन्स का प्रेसिजन और स्मूथ राइटिंग जो है वो ज़्यादा बेटर होती है, मतलब कि प्रेसिजन एंड स्मूथ राइटिंग की वजह से हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी आती है. For examinations, ballpoint pens were the overwhelming choice, with 78% favoring them for their speed and reliability. लेकिन एग्जामिनेशंस के लिए बॉल पॉइंट पेन्स को काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग चॉइस मिली, मतलब ज़्यादा चॉइस मिली, विथ 78% फेवरिंग दैम फॉर देयर स्पीड एंड रिलायबिलिटी के लिए, उनकी रिलायबिलिटी और उनकी स्पीड के लिए. जो पहले 65% बच्चे बॉल पॉइंट पेन्स को नोट टेकिंग के लिए प्रेफर कर रहे थे, एग्जामिनेशन में वही बच्चे 10 to 12 ईयर्स की एज के बॉल पॉइंट पेन्स को एग्जाम्स के लिए कितने परसेंट प्रेफर कर रहे थे? 78% बच्चे. क्यों? क्योंकि उनको लगता था ये पेन ज़्यादा स्पीड से काम करते हैं, ज़्यादा रिलायबल होते हैं. While 22% stuck with micro tip pens, appreciating their fine control. लेकिन बाकी के 22% बच्चे फिर भी अपने माइक्रो टिप पेन्स की चॉइस के साथ ही स्टिक रहे, क्योंकि उनको फाइन कंट्रोल बहुत पसंद आया. थर्ड पैराग्राफ कहता है इन द 13 to 16 एज ग्रुप प्रेफरेंसेस शिफ्टेड स्लाइटली. लेकिन क्योंकि पहले वाला पैराग्राफ 10 से 12 साल वाले बच्चों का था, अब जो पैराग्राफ है वो 13 से 16 वाले एज ग्रुप को डिनोट कर रहा है. तो जो 13 to 16 वाला एज ग्रुप था उनमें प्रेफरेंसेस थोड़ी सी शिफ्ट हो गई. फॉर नोट टेकिंग 60% फेवर्ड माइक्रो टिप पेन्स, highlighting their ability to produce neat, legible notes, while 40% continued to use ballpoint pens. पहले जो बच्चे 65% बच्चे बॉल पॉइंट पेन्स को नोट टेकिंग के लिए प्रेफर कर रहे थे, अब उनमें से 60% बच्चे माइक्रो टिप पेन्स को प्रेफर करने लगे, क्योंकि उनको लगने लगा कि जो नोट्स हैं वो ज़्यादा नीट, ज़्यादा ईजी टू रीड बनते हैं. लेकिन 40% बच्चों ने बॉल पॉइंट पेन्स को ही यूज़ करना जारी रखा. ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस हाउएवर 70% स्टिल रिलाइड ऑन बॉल पॉइंट पेन्स, इंडिकेटिंग देयर कंसिस्टेंसी अंडर टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स. लेकिन एग्जामिनेशन के लिए 70% बच्चे स्टिल अपने बॉल पॉइंट पेन्स पे ही रिलाई करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये पेन ज़्यादा रिलायबल होते हैं, इनकी कंसिस्टेंसी, इनकी स्पीड जो है वो टाइम के प्रेशर में काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है. When it came to personal writing, such as journaling or creative tasks, 58% in this group chose micro tip pens. लेकिन जब बात आई पर्सनल राइटिंग की, जैसे कि जर्नलिंग या क्रिएटिव टास्क, 58% जो बच्चे थे इस ग्रुप में उन्होंने माइक्रो टिप पेन्स को चुना. एंड दे अप्रिशिएटेड द एस्थेटिक अपील ऑफ फाइनल लाइन्स. और उनको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी कि ये पेन्स बहुत ही फाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइंस देते हैं, जिससे कि ओवरऑल राइटिंग काफ़ी स्मूथ एंड नीट लगती है. while 42% stuck with ballpoint pens for their convenience. लेकिन 42% रिमेनिंग बच्चों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बॉल पॉइंट पेन्स को ही चुना. These findings point to the importance of understanding age-specific preferences and task requirements, enabling manufacturers to innovate products. ये findings, इस research की जो study से जो result मिलते हैं वो काफ़ी हमें ये importance बताती हैं कि age-specific preference को समझना और अलग अलग टास्क की रिक्वायरमेंट्स को समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड इससे कैसे मैन्युफैक्चरर्स को, इससे कैसे पेन की ब्रांड्स को, कंपनीज को अलग अलग इनोवेशंस करने का मौका मिलता है, अलग अलग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव पेन्स बनाने का मौका मिलता है. Manufacturers could further explore incorporating hybrid features such as pens offering the speed of ballpoint pens with the precision of micro tip pens to cater to a wider range of student preferences. एंड लास्टली ये स्टडी सजेस्ट करिए कि मैन्युफैक्चरर्स को क्या करना चाहिए. दे शुड ट्राई टू मेक अ हाइब्रिड पेन जिसके अंदर स्पीड तो बॉल पॉइंट पेन्स की हो, लेकिन जो प्रेसिजन है, जो स्मूथनेस, जो फाइन लाइंस हैं वो माइक्रो टिप पेन्स का हो, जिससे कि एक लार्जर क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स की नीड्स को केटर किया जा सके. इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड एंड नाउ वी विल आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ठीक है, सो अब हमें आंसर करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज अबव. व्हाई डिड द स्टडी मोस्ट लाइकली फोकस ऑन द टू स्पेसिफिक एज ग्रुप्स ऑफ 10 to 12 एंड 13 to 16. पैराग्राफ 1 में इसका आंसर है कि इस स्टडी ने दो ही एज ग्रुप्स को क्यों चुना, 10 to 12 और 13 to 16 को क्यों चुना. दिस इज सो बिकॉज दीज एज ग्रुप्स, अब हमें चुनना है ऑप्शन
एंड जहाँ तक हमें याद है पैराग्राफ 1 में ये बताया गया था कि जो ट्रेंड्स होते हैं बच्चों की राइटिंग हैबिट्स जो चेंज हो रही होती हैं उस पर वो एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स रही है इस स्टडी के पीछे. सो फॉर दैट आई थिंक ए तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि लार्जेस्ट पॉपुलेशन की कोई बात नहीं हुई थी. बी आर व्हेन स्टूडेंट्स डेवलप एंड रिफाइन देयर राइटिंग हैबिट्स. यस, ये अभी हमसे बोला गया था कि इसी एज ग्रुप में स्टूडेंट्स की राइटिंग हैबिट्स के ट्रेंड्स चेंज हो रहे होते हैं. वर द ईजीएस्ट टू सर्वे अक्रॉस वेरियस स्कूल्स. नहीं, ऐसी कोई बात हमसे नहीं की गई थी कि ये बच्चे ईजी टू सर्वे थे. एंड लास्टली हैव अ नेचुरल प्रेफरेंस फॉर बॉल पॉइंट पेन्स. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाली बॉल पॉइंट पेन से तो कोई मतलब ही नहीं था. तो इसका आंसर है बी आर व्हेन स्टूडेंट्स डेवलप एंड रिफाइन देयर राइटिंग हैबिट्स. सेकेंड क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द फ्रेज इन पैराग्राफ 1 दैट कन्वेज द राइटर्स रेफरेंस टू द पैटर्न्स और प्रेफरेंसेस ऑब्जर्व्ड इन हाउ स्टूडेंट्स यूज पेन्स फॉर वेरियस राइटिंग टास्क. आप पैराग्राफ 1 में जाके एक ऐसे फ्रेज को ढूंढिए जो इस स्टडी के राइटर को, इस पैसेज के राइटर को का हमें ये रेफरेंस दिखाता है कि क्या पैटर्न्स और प्रेफरेंसेस बच्चों में ऑब्जर्व किए जाते हैं उनके अलग अलग राइटिंग टास्क की रिक्वायरमेंट्स में उनके पेन की चॉइसेस को लेकर. सो इसका जो फ्रेज है वो ये रहा, ट्रेंड्स इन राइटिंग हैबिट्स एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पेन सिलेक्शन. अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की. कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स. अब ब्रैकेट में दिए हुए दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन हमें चुनना है. गीता एज्ड 11 विशेस टू कंप्लीट हर प्रैक्टिकल फाइल नीटली इंश्योरिंग हर वर्क इज लेजिबल एंड अपीलिंग. गीता 11 साल की है, वो अपनी प्रैक्टिकल फाइल को नीटली कंप्लीट करना चाहती है एंड शी वांट्स कि उसका काम बहुत ही लेजिबल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगे, बहुत अपीलिंग सा लगे. शी इज मोस्ट लाइकली टू चूज अ माइक्रो टिप पेन फॉर दिस टास्क. और वो इसीलिए माइक्रो टिप पेन का को ज्यादा चांसेस हैं कि वो यूज करेगी. बिकॉज द डैश ऑफर्ड बाय दिस टाइप ऑफ पेन हेल्प्स प्रोड्यूस टाइडी वर्क. क्यों? क्योंकि इस पेन की क्या चीज जो है टाइडी वर्क प्रोवाइड करती है, प्रोड्यूस करती है? क्या स्पीड या फिर प्रेसिजन? माइक्रो टिप पेन्स हमने क्या पढ़ा था, माइक्रो टिप पेन्स स्पीड के लिए नहीं, अपनी प्रेसिजन के लिए जाने जाते हैं. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रेसिजन. Question 4 है what does the writer mean by affordability while citing the high percentage of ballpoint pen usage. कि राइटर का affordability वर्ड से क्या मतलब है जब वो ये बात कह रहे हैं कि बॉल पॉइंट पेन का यूजेज काफ़ी हाई परसेंट के बच्चे करते हैं. So affordability means that a ballpoint pens are cheap and easily available, so many students can buy them. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5. Complete the following with the correct option. When the writer says distinct patterns in the line, the results reveal distinct patterns based on age groups and writing purposes of paragraph 3. She or he means that, मतलब पैराग्राफ 3 में जब राइटर ने बोला था कि द रिजल्ट्स रिवील डिस्टिंक्ट पैटर्न्स, तो यहाँ पे उनका डिस्टिंक्ट पैटर्न से क्या मतलब था, क्या मुराद थी? ऑप्शंस हैं ए स्टूडेंट्स इन बोथ एज ग्रुप्स यूज पेन इन द सेम वे फॉर ऑल लिस्टेड पर्पसेस. नहीं, डिस्टिंक्ट पैटर्न्स का मतलब था कि अलग अलग पैटर्न्स देखे गए. बी ऑप्शन कहता है द प्रेफरेंसेस फॉर पेन्स वेरीड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एज एंड द टाइप ऑफ राइटिंग टास्क. की बच्चों की एज और राइटिंग टास्क के अकॉर्डिंग उनकी प्रेफरेंसेस काफ़ी अलग अलग थी, वेरीड थी. यस, ये आंसर हो सकता है, बट सी एंड डी को देखना ज़रूरी है. ऑप्शन सी कहता है ओनली माइक्रो टिप पेन्स वर पॉपुलर. नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था. ऑप्शन डी कहता है स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स प्रेफर्ड बॉल पॉइंट पेन्स फॉर कंप्लीटिंग क्रिएटिव राइटिंग टास्क. नहीं, ऐसा भी नहीं था कि सारे स्टूडेंट, सारे एज ग्रुप के बच्चों ने बॉल पॉइंट पेन्स को सिलेक्ट किया था, ऐसा भी नहीं था. अब चलते हैं, तो इसका आंसर है बी द प्रेफरेंसेस फॉर पेन्स वेरीड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एज एंड द टाइप ऑफ राइटिंग टास्क. अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ, जिसमें हमें एक फिल इन द ब्लैंक दे रखा है. द वन likely reason why more than 40% of students still chose ballpoint pens for creative tasks even though micro tip pens are better suited for such activities is. हमें यहाँ बताया गया है कि when it came to personal writing such as journaling or creative task, 58% in this group chose micro tip pens, appreciating the aesthetic appeal of finer lines, while 42% stuck with ballpoint pens for their convenience. तो यही तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रिएटिव टास्क के लिए भी 40% बच्चों ने बॉलपॉइंट पेन्स को क्यों चुना, जबकि माइक्रो टिप्स पेन्स ऐसे एक्टिविटीज के लिए ज़्यादा सूटेड होते हैं. क्यों? क्योंकि दे वर स्टिल स्टक विद दीज पेन्स फॉर देयर कन्वीनियंस. तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं? बिकॉज बॉलपॉइंट पेन्स
pens are convenient and easy to use. Question number 7 कहता है how are aesthetic appeal and finer lines connected? कि aesthetic appeal और finer lines एक दूसरे से connected कैसे हैं? इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो कि फाइनर लाइंस फ्रॉम माइक्रोटिप पेन्स मेक राइटिंग लुक नीट एंड ब्यूटीफुल विच गिव्स इट्स एस्थेटिक अपील. कि माइक्रोटिप पेन्स से जो मिलती हैं फाइनर लाइंस वो राइटिंग को ज़्यादा नीट एंड ब्यूटीफुल दिखाती हैं, जिसकी वजह से एक ओवरऑल एस्थेटिक अपील आ जाता है. See, I've tried to write my answers in a very easy way so that all kind of students can relate to them and ये answers और बच्चों को, सब किस्म के बच्चों को मुश्किल ना लगे. But if you feel like you can make them longer or shorter as per your preference. And also you don't need to take any screenshots of these answers. मैं इस document का link आपको description box में दे दूंगी. Let's quickly move on to 8th question. Elaborate how hybrid features in pens would lead to a commercially viable product. Elaborate कीजिए कि hybrid pens, जो hybrid features आएंगे pens में, वो एक commercially successful product कैसे बनाएंगे. तो आंसर आप ये लिख सकते हो कि hybrid pens will be successful because they will give both speed like ballpoint pens and neat writing like microtip pens. So most students will buy them. कि हाइब्रिड पेन्स ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, बॉल पॉइंट पेन्स जैसी स्पीड और माइक्रोटिप पेन्स जैसी नीट राइटिंग. तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्हें खरीदेंगे. लास्ट क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद वन सूटेबल वर्ड. सिर्फ एक वर्ड में आपको आंसर करना है. एंड फिल अप क्या बोलता है? Understanding age-specific preferences helps manufacturers design products that cater to the unique needs of different age groups, ensuring their products are both dash as well as dash. एज स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस को समझकर मैन्युफैक्चरर्स ऐसे प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि अलग अलग एज ग्रुप्स की यूनिक नीड्स को केटर कर सके एंड इंश्योर कर सके कि उनके प्रोडक्ट्स दोनों हैं, अपीलिंग भी हैं और क्या है, हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था कि अपीलिंग भी हैं और मतलब माइक्रोटिप पेन्स की तरह प्रिसीजन भी प्रोवाइड करते हैं, अपीलिंग भी हैं और स्पीड ऑफ बॉल पॉइंट पेन्स देते हैं. एंड बॉल पॉइंट पेन्स को ज़्यादातर बच्चे क्यों यूज़ करते हैं? कन्वीनियंस के लिए. तो आपको वन वर्ड में आंसर देना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? यूजफुल या फिर फंक्शनल या फिर कन्वीनियंट. क्योंकि बॉल पॉइंट पेन्स कैसे होते हैं, या तो यूजफुल कह सकते हो या आप उन्हें फंक्शनल कह सकते हो, या फिर जो पैसेज में आंसर दे रखा है वो है कन्वीनियंट, तो आप कन्वीनियंट वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो. इसी के साथ हमारा सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स होता है कंप्लीट. एंड आई होप आपको ये सेक्शन बिल्कुल इजी लगा होगा. तो बच्चों ये था सेक्शन ए रीडिंग का डिटेल्ड सॉल्यूशन. और अब आपको एक अच्छे से आइडिया मिल गया होगा कि एग्जाम में आंसर्स फ्रेम करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, मार्क्स कहाँ मिलते हैं और कहाँ कटते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन बी जो कि है ग्रामर सेक्शन. इस सेक्शन को बच्चे सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट इसमें बहुत इजीली या तो मार्क्स मिल जाते हैं या मार्क्स चले जाते हैं. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही इंटरेस्टिंग स्टडी मटेरियल लेके आती रहूँ. मिलते हैं ग्रामर सेक्शन के साथ पार्ट 2 में. बाय बाय एंड कीप स्टडिंग स्मार्ट.